नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राष्ट्रीय आय का निर्धारण चैप्टर 2 आरपीजी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आय का निर्धारण कराऊंगा। इसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ और सेकंड पार्ट में आप लोगों को राष्ट्रीय आय की थ्योरी करा चुका हूँ। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है राष्ट्रीय आय का निर्धारण, यानी कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरह से होता है वो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं पहले टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक है समग्र मांग। समग्र मांग से क्या अभिप्राय है? समग्र मांग को कुल मांग, समंक मांग भी कहते हैं। तो 3-4 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, समग्र मांग, कुल मांग, सामूहिक मांग, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो पहले समग्र मांग देख लेते हैं क्या होता है। समग्र मांग, ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। सबसे पहली हेडिंग है समग्र मांग की। तो आज हम देखते हैं समग्र मांग किसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए थ्योरी में क्या लिखा है। कुल मांग से अभिप्राय या समग्र मांग से अभिप्राय किसी देश में एक लेखा वर्ष में कुल वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से है, जो कि परिवारों, फर्मों तथा सरकार के द्वारा की जाती है। समग्र मांग क्या है? देखिए, एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष में आप लोगों को बहुत पहले करा ही चुका हूं। लेखा वर्ष क्या होता है? लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये होता है लेखा वर्ष। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की, जितनी भी वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है। और वो मांग किसके द्वारा की जाएगी? देखो, वस्तु और सेवाओं की मांग किसके द्वारा की जाएगी? परिवारों के द्वारा और फर्मों के द्वारा। परिवार और फर्मों के द्वारा जितनी भी मांग की जाएगी वस्तु और सेवाओं की, वो क्या कहलाएगी? कुल मांग या समग्र मांग कहलाएगी। देखिए, समग्र मांग एक लेखा वर्ष में किसी भी देश में एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है परिवारों और फर्मों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? कुल मांग, समग्र मांग या सामूहिक मांग कहते हैं। ठीक है, अब इसके घटक क्या होते हैं? मुख्य घटक, सबसे पहला होता है उपभोग व्यय। सबसे पहला क्या होता है? उपभोग व्यय। समग्र मांग के 3 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है उपभोग व्यय। व्यय का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। व्यय यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्च से बात होगी। व्यय यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो खर्च हो रहे हैं उसकी बात होगी। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं क्या लिखा है। उपभोग व्यय एक अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र के द्वारा कुल जितनी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोग व्यय। एक अर्थव्यवस्था में जो परिवार क्षेत्र होता है, परिवार क्षेत्र के द्वारा कुल जितनी भी वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उपभोग व्यय। तो उपभोग व्यय वह है परिवार क्षेत्र के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? उपभोग व्यय। यानी कि चीजों को यूज करने के बदले जो हम पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? उपभोग व्यय। और सेकंड हेडिंग है, सेकंड हेडिंग क्या है? सेकंड घटक जो है, दूसरा घटक क्या है? निवेश व्यय। निवेश, दूसरा घटक है निवेश व्यय। अब निवेश व्यय क्या होता है? निवेश से आप समझ लेना इन्वेस्टमेंट कर लेना। निवेश का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा? निवेश व्यय कहलाएगा। तो देखिए, निवेश कौन करता है? निवेश करते हैं फर्में, जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, कारखाने होते हैं या फिर उद्योग जो होते हैं, वही तो निवेश करते हैं। चलिए देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्र के द्वारा उत्पादन के लिए कुल जितनी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है। अब इसमें क्या आ जाएगा? देखो, इसमें आ जाएगा उत्पादन क्षेत्र के द्वारा। उत्पादन क्षेत्र के द्वारा कुल जितनी वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, निवेश किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निवेश व्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3। 3 घटक है इसके। नंबर एक है उपभोग व्यय,
और नंबर 2 है निवेश व्यय, और नंबर 3 है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय, अब देखो इसमें सरकार का जो खर्च हो जाएगा वो आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एक अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए कुल जितनी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे कहा जाता है सरकारी व्यय। तो देखिए एक अर्थव्यवस्था में जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र यानी सरकार, गवर्नमेंट, उसके द्वारा सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, इन पर जितना खर्च किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, सरकारी व्यय। सार्वजनिक कार्य का आप ये समझ लीजिए, सार्वजनिक यानी कि जो सबके लिए काम किए जाते हैं। गवर्नमेंट जो काम करती है सबके लिए करती है। गवर्नमेंट जो इस तरह, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए इस तरह के काम जिसका लाभ किसी एक व्यक्ति विशेष को न मिलकर पूरे समाज को मिले, वो क्या होता है, सार्वजनिक। जैसे कि रोड बनवा देना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवा देना, गवर्नमेंट कॉलेज बनवा देना, यानी कि इस तरह के काम करवा देना जिसकी सुविधा सभी लोग ले सके, समाज में सभी लोग ले सके, वो क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक व्यय। तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय पर जितना भी खर्चा किया जाता है वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक व्यय। अब इन तीनों घटकों से क्या मिलती है, कुल मांग, समग्र मांग। समग्र मांग मैंने आप लोगों को बता दिया, एक लेखा वर्ष में, किसी भी देश में एक लेखा वर्ष में परिवारों और फर्मों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जितना भी खर्च किया जाता है, जितनी भी मांग की जाती है, जितना उन चीजों को यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, समग्र मांग या कुल मांग या सामूहिक मांग। ठीक है, अब ये तो था मांग, अब आएगा पूर्ति, समग्र पूर्ति या सामूहिक पूर्ति, अब आएगा ये। ठीक है दोस्तों, आप जब बुक में से पढ़ेंगे इसको तो इसमें एक शुद्ध निर्यात भी आ जाएगा। शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात मैंने आपको लोगों को न्यूमेरिकल में भी कराया है। शुद्ध निर्यात क्या होगा, निर्यात और आयात का अंतर। शुद्ध निर्यात होगा निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात माने बेचना और आयात माने खरीदना। जितना हमने वस्तुओं को बेचा है और जितना हमने खरीदा है उसके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, शुद्ध निर्यात। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें एक टेबल भी बनी हुई है, मैं टेबल आपको बता देता हूं। सबसे पहले कॉलम में आय और दूसरी कॉलम में उपभोग, निवेश, इसे सी भी बोला जाता है, सी कंजप्शन। फिर है निवेश, इसे आई भी बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। और फिर है एडी, इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म बोलेंगे इसको, एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग या समग्र मांग, कुल मांग या समग्र मांग। देखो आय क्या होगी, सबसे पहले आप आंकड़े मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आय कभी भी जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे होगी। और 0 से क्यों होती है, देखिए सपोज कीजिए हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या पहले दिन से हमें आय होनी शुरू हो जाएगी? आप लोग इस बात को सोचिए, क्या पहले दिन से हमें पैसे इनकम होनी शुरू हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो वो 0 से शुरू होगी, पहले दिन 0, दूसरे दिन 10 रुपए कमाए, फिर 20, फिर 30, ऐसे करके ये 70 तक आप इसको ले जाओ। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या है, उपभोग, यूज। अब देखिए जो हम उपभोग कर रहे हैं, उपभोग का मतलब है मांग। कभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे लॉकडाउन में भी चला हुआ है, किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या वो वस्तुओं को यूज नहीं करेगा? या आप समझ लीजिए कभी ऐसी कंडीशन है हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या हम मांग नहीं करेंगे? तो मांग तो हम करेंगे। तो कभी भी उपभोग क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। तो उपभोग शुरू होगा आपका 10 से, और ये 5-5 के गैप पर ले लेना इसको आप। ठीक है, उपभोग ये हो गया। फिर है निवेश, और निवेश क्या होता है, एक बार जितना कर दिया वो पूरी साल इतना का इतना ही रहता है, यानी कि निवेश जितना हो गया है वो उतना ही रहेगा। तो आप निवेश ले लेना 10-10। अब देखिए एडी कैसे निकालते हैं। एडी का मैं आपको रूल बता देता हूं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये रूल है, आप याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल भी होंगे, आगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे तो इससे न्यूमेरिकल भी होंगे। सी प्लस आई, एडी समग्र मांग जब निकालते हैं तो हमने कितना मांग क्या किया, हमने उपभोग जितना किया और इन्वेस्ट जितना किया, यही तो पैसा खर्च हुआ, और यही क्या हो जाता है, कुल मांग हो जाता है। तो सी प्लस आई यानी कि इन दोनों को ऐड करती है 10, 10, 20, 35, और ये 25 होगा, ये 25 और ये 30,
35, 40, 45, 50 और 55। ठीक है, तो ये आ गई है कुल मांग, ऐसे निकालते हैं कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या बनेगा। अभी देखिए ये एग्रीगेट डिमांड आ गया है, इसका एक डायग्राम भी बनता है। ये क्वेश्चन जब 6 नंबर में आएगा, जब ये 6 नंबर में आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको ये बताना है कि कुल मांग क्या होती है, उसके तीनों घटक, ये टेबल, और एक डायग्राम भी इसका बनता है। डायग्राम कैसे बनेगा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों। डायग्राम ऐसी चीज होती है जिसको अगर आपने थोड़ा सा लूज छोड़ दिया तो वो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो x इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा y। हमेशा इस वाले, हमेशा नीचे वाले पोर्शन, नीचे वाले x पर x हो गए, जो 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा ही होगा। नीचे वाले पोर्शन पे x होता है हमेशा और इधर y होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये देखो ये हो गया। अब देखिए x और y में क्या आ जाएगा, ये i नीचे हमेशा जो x अक्ष होगा, नीचे x अक्ष पे हमेशा i आएगा, i x अक्ष पे हमेशा i, और y अक्ष पे आ जाएगा जिस भी चीज के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं, जिस भी चीज के लिए बना रहे हैं, जैसे एडी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एडी, एग्रीगेट डिमांड, और x अक्ष पे आ जाएगा i। तो i के जो आंकड़े हैं वो x अक्ष पे लिखने हैं, और एडी के जो डाटा हमें दिया हुआ है वो y अक्ष पे लिखना है। तो i देखिए 0 से शुरू है, 0, 10, 15, 20, 0, 10, 20, 30, यानी कि 10, 10 का इसमें डिफरेंस है, गैप है। तो हम भी 10, 10 का गैप लेंगे, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, फिर एडी, एडी ये यहाँ पर लिखा है, एडी में गैप देखिए 0 से तो शुरू नहीं है, लेकिन गैप कितने कितने का है, 5, 5 का। तो आप इसको 5, 5 के गैप से बना लीजिए, और चाहिए तो 10, 10 के गैप से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर 5, 5 के गैप से आप इसको बनाओगे तो अभी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ 5 के गैप से क्यों बनाना थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। अगर 5, 5 के गैप से बनाए तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ पर 35 आ गया, जबकि इसकी हाईएस्ट नंबर क्या है 55। तो 55 तो बहुत ऊपर चला जाएगा और डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। हालांकि वो गलत नहीं होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आप 10, 10 का गैप भी ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, अब जो हमें डायग्राम बनाना है सिर्फ उस आंकड़ों को देखो और आय के आंकड़ों को देखो। हमें किस किस चीज के आंकड़े चाहिए, आय के, और जिसका भी हमने डायग्राम बनाया। अभी तो यहाँ पर एडी लिखा है, जिस भी चीज का हमें डायग्राम बनाना होगा सिर्फ उसी के आंकड़े हमें देखने हैं। जैसे आय और एडी, केवल इन दो से डायग्राम बनेगा, इनका कोई मतलब नहीं है अभी। तो देखिए जब आय 0 है तो एडी कितना है 20। तो आय देखिए 0 कहाँ पर होगी, आय 0 होगी यहाँ पर, और एडी 20 यहाँ। तो यहाँ पर एक बिंदु लगा दी। ठीक है, फिर जब आय 10 है तो एडी कितना है 25। आय 10 है तो एडी कितना है 25, 25 यहाँ होगा, 25, 10 और 25 बिल्कुल उसकी सीध में होना चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, आप लोग इसको ये डार्क मत करना, उससे डायग्राम थोड़ा खराब हो जाता है, यानी कि उतना अच्छा नहीं दिख पाता है। हालांकि बनाने का सही तरीका यही है कि आप इसको ऐसे बनाइए, लेकिन समझ में आ ही रहा होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर है 20 पे 30, आई कितनी है 20, आई 20 यहाँ पर है और 30 यहाँ, 30 पे 20, देखिए 30 पे 20 ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फिर आप देख लीजिए 30 पे 35, आई कितनी है 30 और एडी कितना है 35, 35 यहाँ पर होगा, 35 पे 30 ये यहाँ पर कौन आ जाएगा। ठीक है, फिर है 40 पे 40, 40 पे 40, 40 पर 40, तो 40 पर 40 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 पर 40। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा डैश डैश करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट में हम इसको हटा लेंगे, मिटा लेंगे, इरेज कर लेंगे। फिर है 50 पर 45, आई कितनी है 50 और एडी कितना है 45, 50 पर 45, तो यानी कि 45 यहाँ पर होगा, सॉरी 45 यहाँ पर है
और 50 यहाँ पर, ये यहाँ पर बनेगा। फिर है 60 पे 50, जब ये 60 है, I 60 है, तो AD कितना है 50, 50 यहाँ पर है और ये 60 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बन जाएगा पॉइंट, ठीक है। और फिर है 70 पे 55, जब ये 70 है तो ये कितना है 55, 55 यहाँ होगा और ये 70 यहाँ पर है, तो ये लगा पॉइंट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, जब भी कोई भी डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है, जो ये पॉइंट होते हैं इनको आपस में मिलाना होता है, सीधा सीधा मिलाना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको जब सीधा सीधा मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा, सीधा सीधा जब मिलाएंगे ऐसे मिलेगा, और ये क्या होगा AD, यानी कि C+I, उपभोग और निवेश को जोड़कर हमने क्या निकाला है AD, ये बन गया इसका डायग्राम। अब आप लोग चाहो तो ये जो हमने डैश डैश लगाए थे इनको आप लोग साफ कर सकते हो, ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसको हटा दिया है, अब देखो आप कितना अच्छा ये दिखेगा। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा AD, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर 6 नंबर का मैंने आप लोगों को समझा दिया है, जिसमें सबसे पहले समग्र मांग को बताना है, समग्र मांग क्या होती है, फिर उसके तीनों घटकों को बताना है क्या होता है, फिर ये टेबल बनानी है और फिर ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कुछ भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सोल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें व्याख्या भी इसकी करनी होती है। व्याख्या देखिए, जब हम लोगों के पास 10th में 9th में हम लोगों के पास मैथ एक सब्जेक्ट था, तो वहाँ पर जब हम ज्योमेट्री मैथ पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो उसमें एक रेखा गणित करके पोर्शन होता था, उसमें हम जो ट्राइंगल्स बनाते थे ऐसे, AB बराबर 5 है, AB बराबर 5 है, और CA बराबर 6 है, और तो बताइए वो कितनी होगी, BC कितना होगा, ऐसे बनाते थे। तो एक हम AB और C ऐसे ट्राइंगल बना लेते थे, तो AB कितना है 5, इसको 5, फिर CA कितना है, यानी कि ये और ये कितना है 6, तो ये बताना था कितना था। इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए बनाकर फिर हम करते थे रचना, याद है आप लोगों को रचना, व्याख्या उसी को बोलते हैं। तो उसमें हमें बताना पड़ता था स्टेप वाइज स्टेप, हमने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, किसको किससे जोड़ा, ये हमें बताना होता था। तो यहाँ पर व्याख्या का मतलब भी वही है, हमने जो डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम हमने बनाया उसमें स्टेप वाइज स्टेप हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए व्याख्या में क्या करना, चित्र में y अक्ष पर AD हमें जैसे दिखाना है, y अक्ष पर क्या लिखा है AD, तथा x अक्ष पर आय के स्तर को दर्शाया गया है। चित्र में y अक्ष पर AD और x अक्ष पर आय के स्तर को दर्शाया गया है। AD सामूहिक मांग वक्र है, ये AD ये कौन सा वक्र है, सामूहिक मांग या समग्र मांग या कुल मांग वक्र, ये वाला डायग्राम ये किसका है, AD का, ठीक है। सामूहिक मांग वक्र है जो कि उपभोग और निवेश के योग के समान है, ये सामूहिक मांग वक्र है जो उपभोग और निवेश के योग के समान है। इतनी सी व्याख्या में करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा समग्र पूर्ति से क्या अभिप्राय। देखिए दोस्तों 11th क्लास में आप लोगों ने मांग और पूर्ति के चैप्टर तो पढ़े ही होंगे। मांग और पूर्ति एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। मांग में हमें क्या बनना है, उपभोक्ता, और जब हम पूर्ति पढ़ रहे होते हैं तो हमें वहां पर क्या बनना होता है, विक्रेता, ठीक है। तो अभी हम जब समग्र पूर्ति करेंगे तो यहाँ पर भी हमें विक्रेता बन के ही समझ में आएगा। देखिए समग्र पूर्ति क्या है, समग्र पूर्ति क्या है। देखिए समग्र मांग में अभी हम क्या कर रहे थे, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का यूज किया जाता है या मांग की जा रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई की जाएगी, सप्लाई बेचा जाएगा। देखिए थ्योरी में क्या लिखा है, एक अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश के लिए उपलब्ध वस्तु तथा सेवाओं की कुल मात्रा को सामूहिक पूर्ति कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में जितना भी उपभोग होता है और जितना भी निवेश होता है, इनके लिए, उपभोग और निवेश के लिए जितनी वस्तु और सेवाएं
वस्तु और सेवाएं उपलब्ध हैं, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी समग्र पूर्ति। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे उपभोग यानी कि यूज करते हैं वस्तु और सेवाओं का। जैसे मान लीजिए कोई भी शहर है, वहां पर 100 लोग रहते हैं जो फोन चलाते हैं, 100 लोग रहते हैं और उनको फोन चलाने की इच्छा है, सभी को 100 के 100 लोगों को फोन खरीदना है। और उस शहर में 5 शॉप हैं, दुकानें हैं फोन की, 5 फोन की दुकानें हैं। उन 5 फोन की दुकानों पर केवल 80 फोन है, केवल क्या है, 80 फोन है। तो उपभोग कितना करना है, 100 फोन का, लेकिन उपलब्ध कितने हैं, 80। तो ये जो 80 है ये क्या है, समग्र पूर्ति, टोटल पूर्ति जितनी, टोटल सप्लाई जो है वो ये समग्र पूर्ति। और ये समग्र मांग है, ये समग्र मांग है, इतनी मांग है और इतनी पूर्ति है। इस कंडीशन में देखो क्या, बाजार इसी से तो तय होता है दोस्तों। इस कंडीशन में देखो क्या, मांगने वाले तो 100 है लेकिन बेचने के लिए उपलब्ध कितना है, 80। तो यहाँ पर वस्तु की जो कीमत होगी, वस्तु की कीमत वो अधिक तय हो जाएगी, अधिक तय हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए 100 फोन मांगने वाले थे, एक फोन की कीमत 1000 रुपये है, एक फोन 1000 रुपये का है। लेकिन जब 100 मांग रहे हैं और 80 केवल दुकान में 80 हैं, तो दुकानदार क्या करेंगे, फोन कर देंगे भाई 1200 रुपये का है। 200 रुपये जैसे ही बढ़े, जैसे ही 200 रुपये बढ़े, वही तुरंत यहाँ से 20 कस्टमर ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हमें नहीं खरीदना क्योंकि ये तो महंगा है, ठीक है। तो फिर बाजार तय हो जाएगा। तो ये होती है समग्र पूर्ति और ये होता है समग्र मांग। यानी कि समग्र पूर्ति एक बार फिर बता देता हूँ, जितनी भी उपभोग और निवेश के लिए वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होती हैं वो क्या कहलाती है, समग्र पूर्ति कहलाती है, ठीक है। इसके भी 3 ही घटक मिलेंगे आप लोगों को, इसके 3 घटक मिलेंगे। मैं बता देता हूँ तीनों घटक क्या होंगे। सबसे पहला होगा उपभोग व्यय, सबसे पहला वही होगा उपभोग व्यय। लेकिन उपभोग व्यय समग्र मांग में भी सबसे पहला उपभोग व्यय ही था, समग्र पूर्ति में भी यही है, लेकिन वहां पर इसकी डेफिनेशन कुछ और थी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, आय का वह भाग जिसे उपभोग कार्यों पर व्यय किया जाता है। अब ये हमारी जो इनकम है, हमारी जो आय है, उसका वह भाग जिससे उपभोग किया जाता है, उपभोग कार्यों पर खर्च किया जाता है, उपभोग कार्यों पर खर्च किया जाता है, वो क्या कहलाता है, उपभोग व्यय। आय का वह भाग जिसे उपभोग कार्यों पर खर्च कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है, उपभोग व्यय, समग्र पूर्ति में, ठीक है। लिखा है आय का वह भाग जिसे उपभोग कार्यों पर व्यय किया जाता है वह उपभोग व्यय कहलाता है। अब दूसरा घटक है बचत। बचत ये क्या होगा, देखो दोस्तों, ये हो जाएगा आय का वह भाग जिसे खर्च नहीं किया जाता है, जिसे खर्च नहीं किया जाता है वो क्या कहलाता है, बचत। जैसे सपोज कीजिए हमारी इनकम है 100 रुपये पर मंथ, हमारी इनकम है, सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ मत लेना कि भाई इतनी कम क्यों इनकम हो गई, ठीक है। 100 रुपये पर मंथ हम लोगों की हमारी इनकम है और उसमें से हम हर महीने 80 रुपये क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उपभोग कर लेते हैं 80 रुपये का। तो बचे कितने, 20। तो ये वही भाग है ना जो हमें खर्च नहीं किया, जो हमने खर्च नहीं किया। तो जो खर्च नहीं किया वो क्या हो जाएगा, बचत, और जो खर्च कर लिया वो हो जाएगा उपभोग व्यय, ठीक है। तो ये 2 घटक, इसके 2 घटक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। फिर है नंबर 3 है इसमें उपभोग व्यय और बचत। इसके 2 ही घटक लिखे हैं दोस्तों, आप देख लेना बुक में, अगर 3 होंगे तो तीसरा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। 2 ही घटक लिखे हैं। फिर इसमें टेबल आ जाएगी, वही टेबल, क्योंकि भाई देखो इसमें टेबल आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, टेबल बना देनी है। सबसे पहले आय, और ये याद रखना आय को वाई से ही हमेशा डिनोट किया जाता है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में हमेशा आय को वाई लिखते हैं, इनकम मत लिख देना, आय मत लिख देना। फिर है उपभोग, उपभोग सी। फिर देखो वहां पर निवेश था, यहां पर क्या आ जाएगा, बचत, बचत आ जाएगा, बचत यानी कि सेविंग एस, और यहाँ पर एडी था, यहाँ पर आ जाएगा एएस, एग्रीगेट सप्लाई एएस, ठीक है। तो एएस आ जाएगा। आय मैंने आप लोगों को बताया था 0 से लेकर चलना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है।
उपभोग वही है, पहले 10 और फिर 5-5 के गैप से चलना है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ठीक है। बचत देखो दोस्तों, बचत क्या था, सॉरी वहां पर निवेश था, तो निवेश तो एक बार कर दिया 10-10 रुपए, तो 10-10 रुपए ही हो रहा था। लेकिन बचत का क्या है, बचत होगा अलग यहाँ पर। अब सपोज कीजिए, आप लोगों का एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज कीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी हमने एक कपड़े की कोई दुकान खोली है, कपड़े की दुकान, कपड़े बेचने के लिए कोई दुकान खोली है। तो जो पहला दिन है, पहले दिन सपोज कीजिए हमारा कोई कपड़ा वहां पर नहीं बिका है, तो कोई आय ही नहीं हुई है, तो क्या हमें बचत जीरो हुई है क्या? आप लोग सोचना इस बात को। जब हमने एक भी कपड़ा नहीं बिका है पहले दिन हमने एक भी कपड़ा नहीं बिका है, एक भी कपड़ा हमारा बिका नहीं है, तो कुछ हमें मिला नहीं है, तो हमारे पास से कुछ गया भी नहीं है, तो बचत कितनी हो जाएगी? जीरो। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बचत हो जाएगी जीरो, लेकिन यहाँ पर हमारी बचत होगी माइनस, क्योंकि बचत हमारा व्यापार का लाभ और हानि से देखते हैं हम, हमारा कितना लाभ और कितना हानि हुआ है। अब देखिए हमारा कपड़ा तो कोई बिका नहीं है, वहां पर पैसे में मिले नहीं है, लेकिन हमारी जो हमें जो हानि होगी वो किस चीज की होगी? देखिए वहां पर लाइट लगी होगी, कुछ उसका खर्च मान लो 2 रुपए, ठीक है, और किराया भी देना होगा कुछ, मान लो एक दिन का किराया है 8 रुपए, तो टोटल कितना? 10 रुपए। ये तो हमने कमाए ही नहीं है, लेकिन जेब से दे दिए, तो लॉस हो गया ना ये, तो -10। बचत कितनी हो जाएगी? -10। ये बचत है। ठीक है। अगले दिन सपोज कीजिए हमने एक कपड़ा बेच दिया है, हमने कोई एक कपड़ा बेच दिया और वो 10 रुपए का है। वो कितने का है? 10 रुपए का है। तो अगले दिन सेकेंड डे, दूसरे दिन हमने 10 रुपए का कपड़ा बेच दिया है, तो 10 रुपए तो हमें मिल गए हैं, लेकिन 10 रुपए हमारे खर्च भी हो गए हैं। किस तरह से? यही बिजली और किराए के रूप में 10 रुपए हमारे खर्च भी हो गए। तो 10 रुपए हमारे पास आए और हमने खर्च भी कर दिए, तो कितना हो जाएगा बैलेंस? जीरो। ये हो जाएगी जीरो बचत, ये हो जाएगी जीरो बचत। अगले दिन तीसरे दिन हमने 2 या 3 कपड़े बेचे, यानी कि 30 रुपए के कपड़े बेच दिए और 10 रुपए भाई डेली का जो खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपए बचे? 20। ये हो जाएगी 20 रुपए की बचत। यानी कि जो बचत होती है वो पहले माइनस में होती है। मैं इतना सारा इसलिए आप लोगों को समझाया, बचत सबसे पहले माइनस से स्टार्ट होगी। अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर माइनस माइनस लिख देता, आप लोगों को समझ नहीं आता माइनस क्यों लिख दिया। तो देखिए बचत हमेशा माइनस से स्टार्ट होगी और 5-5 के गैप से स्टार्ट होगी। -10, -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, 15, 20 और 25। सबसे पहले दिन 10 रुपए का नुकसान। अगले दिन हमने एक कपड़ा बेचा, 5 रुपए कमा लिए, तो केवल 5 रुपए का नुकसान। अगले दिन हमने एक कपड़ा बेचा और 5 रुपए कमा लिए, तो 5 से 5 कट गए, 0 रुपए का नुकसान। फिर 5 रुपए बचाए, फिर 10, फिर 15, 20, 25, इस तरह से। सबसे पहले दिन 10 रुपए का नुकसान था, अगले दिन 5 रुपए कमा लिए, तो केवल 5 ही का नुकसान हुआ। अगले दिन हमने 15 रुपए कमा लिए, भाई हमारा 10 रुपए का खर्च था, मैंने बताया ना 10 रुपए का, -10 अगर खर्च है, यहाँ पर -10 लिखा है, तो एक खर्च हो गया एक दिन का, तो -10 लॉस है। फिर अगले दिन क्या किया है? 5 रुपए कमा लिए, तो 10 खर्च कर दिए, 5 बचा लिए, तो कितने बचे? 5 रुपए का नुकसान हो गया। फिर अगले दिन 15 रुपए कमा लिए हैं और 10 रुपए खर्च कर दिए हैं। अगले दिन हमने 15 रुपए कमा लिए और 10 रुपए खर्च कर दिए, तो यहाँ पर 5 रुपए की बचत हो गई है, 5 रुपए की प्योर बचत। ठीक है। तो इससे आप लोग समझ लेना थोड़ा सा और ध्यान से। तो ये बचत हो गई है। और देखिए एएस का एक रूल हो जाएगा। एएस का रूल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। एएस = C+S, कंजप्शन प्लस सेविंग, वो क्या हो जाएगी? एएस। तो देखिए इसको और इसको जोड़ना है, +10 - 10 0 हो जाएगा, +15 - 5 10 हो जाएंगे, 20 में से 0 गए 20, 25 में से 5 गए 20। भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जरूर, अभी देख लेते हैं। सॉरी, ये ऐड करने हैं हमें, मैं आप लोगों को प्लस यहाँ पर बताया, ये ऐड करने हैं हमें। देखिए 10 और +10, 10 प्लस माइनस के 10, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 10 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 हो गया। फिर ऐसे ही 15 प्लस -5, जब ये 15 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 5 ऐसा कैसे, तो कितना आ जाएगा? 10। इस तरह से 10, तो 20 + 0 20 और 25 + 5 हो जाएंगे 30। ठीक है। 30 और 10 40, 35 और 15 हो जाएंगे 50 और 20
और 40 हो जाएंगे 60, और 25 और 45 हो जाएंगे 70। ठीक है दोस्तों, जो हमें ए एस निकालना है, ए एस का रूल होगा सी प्लस एस, सी में एस को जोड़ना है, उपभोग और बचत को जोड़ देंगे तो वो हमारा ए एस निकल जाएगा। अब देखिए इसी से बन जाएगा ए एस का डायग्राम। ये सब मैं आपको लेकर हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताया। इस पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देना, इससे बचत आपको हमेशा याद रहेगी। देखिए आपको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये रटने की जरूरत ना पड़े। आप देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट आपके दोस्त ऐसे होंगे आपके ही क्लास में जो पढ़ते हैं, उन्हें नहीं पता होगा ये बचत माइनस क्यों हुई है, उन्हें नहीं पता होगा जीरो से आय स्टार्ट क्यों हुई है, 20, 25, 30 से क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है, उपभोग 10 से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, जीरो से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आय, जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे शुरू में तो हमें पैसे नहीं मिलने लग जाते हैं, आय जीरो हो जाती है, आय जीरो हो सकती है। ठीक है, उपभोग, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे ना हो तो क्या हम उपभोग नहीं करेंगे वस्तु और सेवाओं का, उपभोग तो होगा, तो इसलिए उपभोग जीरो से शुरू नहीं होगा, 10, 15, और उपभोग बढ़ता ही चला जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, फिर बचत, बचत देखिए कोई भी हमने बिजनेस किया है तो सबसे शुरू वाले दिन ना तो हमें लॉस होगा ना हमें हानि होगी, क्योंकि मान लो शुरू वाले दिन कुछ नहीं बिका, खाली बैठे हैं, लेकिन जो दुकान का किराया है, बिजली का खर्चा है, वो सब तो हमारा चला गया है, तो उसकी वजह से बचत जीरो से शुरू होती है लेकिन बढ़ती चली जाती है, फिर प्लस में आ जाती है और बढ़ती चली जाती है, और एएस इन दोनों को ऐड करके ही निकाला है। ठीक है, अब आ जाइए हम बनाते हैं इसका डायग्राम। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर हमेशा x और यहाँ पर हमेशा y, हमेशा चाहे कोई भी डायग्राम बना ले। ठीक है, x अक्ष पर हमेशा i, x अक्ष पर हमेशा i, और y अक्ष पर जिस चीज के लिए डायग्राम बना रहे, किस चीज के लिए बना रहे, एएस के लिए बना रहे, पहले एडी के लिए बना रहे थे, अब एएस के लिए बना रहे हैं, तो एएस। ठीक है, आय देखिए 10-10 का गैप है और इसमें भी 10-10 का गैप है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ऐसे ही यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, बस इन दोनों से डायग्राम बनेगा तो इन दोनों के आंकड़े मैच करने हैं। जीरो पर कितना है, जीरो, जब आय जीरो है तो एएस भी जीरो, जीरो पर जीरो यहीं पर होगा, आय भी यहीं पर जीरो है, एएस भी यहीं पर जीरो, और कोई लेवल ऐसा नहीं है जहां पर ये दोनों जीरो हो। फिर आय 10 है, आय 10 है तो एएस भी कितना है 10, 10 पर कितना है 10, 10 पर 10 यहाँ होगा, फिर 20 पे 20, 20 पर 20 यहाँ होगा, 20 पर 20, 30 पे 30, 30 पे 30 देखो यहाँ होगा, 40 पर 40, 50 पर 50, 50 पर 50, 60 पर 60, 60 पर 60 और 70 पर 70, ऐसे। ठीक है, आप लोग चाहें तो इनको मिला के बना सकते हैं। फिर इन ये जो पॉइंट है बस इनको मिलाना है, पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये डायग्राम बन जाएगा ए एस का, डायग्राम बन गया एस का जो सी प्लस एस को करके निकला है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया ए एस का, तो ये डायग्राम बन गया। देख लीजिए बुक में आप लोगों को इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल में ये बता दिया जाएगा, एएस जो डायग्राम हम बनाते हैं, जो एएस का हम डायग्राम बनाते हैं वो 45 डिग्री एंगल पे बनता है। क्यों बनता है ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, 45 डिग्री एंगल पर ही बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन क्यों बनता है तो ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट से करा दिया है कि क्यों ये 45 डिग्री एंगल पर बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो पढ़ने के किसी और इंस्टीट्यूट पे पढ़ने के बाद मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा भाई एएस का डायग्राम बना के दिखाइए, तो उन्हें सिर्फ ये रटवाया गया है कि ऐसे करो और 45 डिग्री पे बना दो। क्यों बना दो, कारण तो हमें पता होना चाहिए क्यों बना दो। ठीक है, तो ये एएस का डायग्राम 45 डिग्री पर होता है। और एक बात को और याद रखना, एएस यानी कि समग्र पूर्ति हमेशा राष्ट्रीय आय के स्तर के बराबर होती है। देखिए आय और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, आय और पूर्ति हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। राष्ट्रीय आय और समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस चैप्टर से, तो अगर हमें राष्ट्रीय आय, हमें आय का स्तर दिया है और एएस का स्तर नहीं दिया है तो इसके इक्वली इसको मान लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बन गया इसका, और ये क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का खत्म। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, और ये ज्यादातर एग्जाम में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
भाई जितने भी स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उन लोगों को तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैं डेली उनको फोटो भेज देता हूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर उन लोगों का कंप्लीट करा दिया है। और इस तरह के स्टूडेंट जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं और जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके ट्यूशन अभी तक खुले नहीं हैं और जिनको कोई भी वीडियो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उनके ट्यूशन के टीचर, तो वो प्लीज़ बुक लें, किसी भी आस पड़ोस के अपने भाई या बहन से बुक ले लें 12th क्लास की। वो इस चीज़ का वेट ना करें कि भाई लॉकडाउन खुलेगा तब हम स्कूल जाएंगे तब हम बुक्स लेंगे। अगर आप लोग इस चीज़ का वेट करेंगे तो अभी 17 मई का भी इंतज़ार नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 17 मई से आगे भी बढ़ सकता है। और इस तरह की जगह को तो गवर्नमेंट खोलेगी ही नहीं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप अपने आस पड़ोस से बुक अरेंज कर लीजिए और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे नोट्स तो ले ही नहीं पाते हैं। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन समझेंगे कैसे, उसको याद कैसे रखेंगे। तो आप बुक से पढ़ लीजिए, बुक से मेरा जो समझाया हुआ उसको थोड़ा समझ के कॉपी कर लीजिए, वहाँ से उसको अच्छे से याद रखिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप ये मान लीजिए मई जून जुलाई से अगर स्कूल खुलते हैं, उसके बाद से आप कितने सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ लेंगे। स्कूल वाले तो बोल देंगे भाई इतना काम करना है, हमने तो आपको लाइव क्लास दी थी और ऑनलाइन क्लास दी थी, आपको तो ये काम करना है, लिखने में रह जाएंगे आप लोग। तो जितना हो सकता है अभी से थोड़ा से ज़्यादा कवर करके चलिए, ताकि बाद में आपको उतना ज़्यादा पढ़ना ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का संतुलन या निर्धारण। देखिए मैंने चैप्टर का नाम यही है बिल्कुल, तो इसी टॉपिक से समझा देता हूं। राष्ट्रीय आय का संतुलन, राष्ट्रीय आय का संतुलन या निर्धारण कैसे होता है। राष्ट्रीय आय का संतुलन या निर्धारण कैसे होता है, इसे या आय व रोजगार का स्तर भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय का संतुलन जो होता है उसे आय व रोजगार का संतुलन भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, राष्ट्रीय का संतुलन क्या है, राष्ट्रीय का निर्धारण क्या है, या आय व रोजगार का स्तर क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ जाएगा इतने तरह से। या फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा राष्ट्रीय आय का संतुलन किस प्रकार होता है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा राष्ट्रीय आय का संतुलन कैसे होता है। तो देखिए पढ़ते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। आय तथा रोजगार के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय के संतुलन का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक समान होते हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो देखिए अभी तक मैंने आपको एडी कराया था, एडी ऐसे बना था और जो एएस है वो 45 डिग्री पे बनेगा। तो जहां पर ये एक दूसरे के बराबर है, जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर है, वो होगा राष्ट्रीय आय का संतुलन। आय व रोजगार का सिद्धांत भी वही होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है जहां पर भी समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के समान होते हैं वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय का संतुलन। आय के संतुलन का अर्थ है उत्पादन का संतुलन तथा रोजगार का। जहां पर आय का संतुलन होगा वहां पर उत्पादन का संतुलन भी होगा और रोजगार का संतुलन भी होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो रहा होगा जितनी जरूरत है। फिर है अतः उत्पादन के स्तर, आय के स्तर तथा रोजगार के स्तर को एक दूसरे के समानार्थी माना जाता है। जहां पर आय बराबर हो जाएगी, आय संतुलन हो जाएगी, वहां पर उत्पादन भी बराबर और रोजगार भी बराबर, इन दोनों को, इन तीनों को एक दूसरे के समानार्थी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको टेबल से बता देता हूं ये कैसे एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभी तक हमने जो टेबल बनाई है वो टेबल हमें यहाँ पर यूज करनी होगी, एडी और एएस दोनों की, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है। जो आय व रोजगार का संतुलन होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जहां पर एडी बराबर हो जाएगा एएस, वहां पर आय व रोजगार का संतुलन होगा या राष्ट्रीय आय का संतुलन या निर्धारण वहीं पर होगा, राष्ट्रीय। तो देखिए हमने जो टेबल बनाई थी वो क्या बनाई थी अभी तक, आय, एडी और एएस। तो आय देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। एएस मैंने आप लोगों को बताया था इन दोनों के एएस और आय एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एएस भी बिल्कुल ऐसे ही रख दीजिए आप, 0, 10, 20, 30, 40, 50,
60 और 70। एडी हमने निकाली थी अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। एडी के आंकड़े आप वहां से ले लीजिए, याद भी हो जाएंगे। एडी जो समग्र मांग है कभी जीरो नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। मांग कभी जीरो नहीं होती, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। तो देख लीजिए ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 20 से। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55। देखिए कहीं गड़बड़ तो ये 20, 45, 50, यहाँ पर 50 आएगा। 50 और 55, 5-5 का गैप लेना है, ठीक है। अब हमें इससे आई से एडी का डायग्राम बनाना और फिर आई से ही एएस का डायग्राम बनाना है। 2 डायग्राम बनेंगे एक ही में, और वहीं पर हमें रोजगार का और आय का संतुलन, बिल्कुल इस तरह का डायग्राम बनेगा। देख लीजिए मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये एक्स और ये वाई, ठीक है। 0, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ऐसे यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब मैंने बताया था जिस चीज का डायग्राम बनाना है, एडी और एएस दोनों को एक साथ बनाना है हमें, तो एडी ओब्लिक एएस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने। और आय का स्तर हमेशा एक्स अक्ष पर, यहाँ पर आ जाएगी हमारी आय, ठीक है। अब देखिए हमें पहले एक आय से एडी का बनाना है, फिर आय से एएस का। तो पहले इन दोनों का बना लेते हैं। जब आय 0 है तो एडी कितना है, 20। आय 0 यहाँ पर होगी, एडी 20 कितना होगा यहाँ। फिर ये जितना, जब 10 है तो ये कितना है 25, 10 पर 25 यहाँ होगा। फिर ये 20 पर है 30, 30 पर 35 और 40 पर 50, 40 पर 40 है और 50 पर 45 है, 60 पर 50 है और 70 पर 55 है, ठीक है। आप लोग देख लेना इसमें, इससे मैंने आप लोगों को ये बना दिया। अब ये एडी बन जाएगा बिल्कुल सीधा। जब आप स्केल लेके बनाएंगे ना बिल्कुल सीधा ही बनेगा ये तो एडी का बन गया। अब एएस का, एएस मैंने आप लोगों को बताया था 45 डिग्री पे, समझा भी दिया था क्यों होता है। तो इसको बिल्कुल 45 डिग्री पे बना दीजिए। बस ये देख लीजिए आप, ये जो 40 है ना, 40, ये 40, यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। आय, समग्र मांग और समग्र पूर्ति तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो 40 देखिए कहाँ पर है, 40 यहाँ और 40 यहाँ। 40 और 40 का पॉइंट कौन सा होगा, 40 कितने डिजिट पे, 1 2 3 4 5, पांचवें डिजिट पे है। तो 1 2 3 4 5, ये 40 और 40 का डिजिट है ये वाला। तो यहाँ पर ये जो एएस है इसको यहाँ से होकर निकाल लीजिए, या फिर आप जब आंकड़ों से बिल्कुल बनाएंगे ना तो यहीं पर बराबर आएगा। तो इसको 45 डिग्री पर आप बना लीजिए। सॉरी ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और ये सीधा ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा, ये एएस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो बना है वैसा का वैसे या नहीं। तो जिस स्तर पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जिस स्तर पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वो स्तर क्या कहलाएगा, यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, आय तथा रोजगार का संतुलन या स्तर, या राष्ट्रीय आय का संतुलन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आई हो। अगर इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, अच्छे से समझ आई हो, तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको कहिए कि ये पढ़ सकें तो पढ़ ले, ताकि बुक भी अरेंज। और बता देना चाहता हूँ अगर किसी को बुक नहीं मिल पा रही आसपास तो वो नेट से भी PDF डाउनलोड कर सकता है। हिंदी में डाउनलोड करना चाहे तो हिंदी में, और इंग्लिश में करना चाहे तो इंग्लिश में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को कीजिए कि वीडियो से पढ़ें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।